हेलो एवरीवन। मेरा नाम इरशाद सैफी है और मैं आपकी इस पॉडकास्ट का होस्ट हूँ। आज मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर निरंजन मुखर्जी जी आए हैं। ही इज़ अ वेरी रिनाउंड एचआर प्रोफेशनल। बड़ा सक्सेसफुल इनका करियर रहा है। मैं उनसे मिला था अभी पीछे हाल फिलहाल में, और उनकी एक बड़ी इंस्पिरेशनल जर्नी है। तो आई हैड रिक्वेस्टेड हिम कि आप वो प्लीज जर्नी हमारे साथ शेयर कीजिए। तो हम आज तीन चीजें मेनली डिस्कस करने वाले हैं निरंजन जी के साथ। नंबर वन, उनकी जो अपनी लाइफ की जर्नी है उसको डिस्कस करेंगे। नंबर टू, जो काफी इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में, कि एचआर जो एक हमारा था, अब गोइंग फॉरवर्ड क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जनरेटिव एआई है, तो उसमें निरंजन जी का क्या पर्सपेक्टिव है। और नंबर थ्री, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हम निरंजन जी के साथ डिस्कस करेंगे, वो है कि अगर किसी ने एमबीए किया है, बीबीए किया है, या कोई नॉर्मल ग्रेजुएट है, तो इन सब के लिए एचआर में अगर अपना करियर बनाना है तो क्या क्या उनके लिए ऑप्शंस हैं। या कोई अगर वर्किंग प्रोफेशनल ऑलरेडी भी है, उसको एचआर में स्विच करना है, या एचआर के अंदर कोई है, उसको आगे फर्दर करियर में एलिवेशन करना है, तो वो सारी टिप्स हम निरंजन जी से आज लेंगे। इनकी मैं जितनी तारीफ करूं कम है। इन्होंने बुक्स भी लिखी हैं और भी बड़ी सारी चीजें करते रहते हैं। तो बट मैं चाहूंगा कि निरंजन जी खुद अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। तो विद दिस, लेट मी वेलकम निरंजन जी। निरंजन जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। आई ट्रूली तो एडमायर्ड फॉर इट। थैंक यू वेरी मच इरशाद जी। और आपसे कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात हुई थी, और सब्सिक्वेंटली मैंने आपका पॉडकास्ट चैनल भी देखा, और देखते ही मैं समझ गया कि जो क्वालिटी और कंटेंट है लाजवाब है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे व्यूअर्स को कि अर्लियर पॉडकास्ट भी देखें, और बहुत कुछ सीखने के लिए है उसमें। सो एक्चुअली मैं अपने बारे में, क्योंकि आपने मुझे पहले बोला है कुछ अपने बारे में बताऊं, तो अपने बारे में बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने मैं आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट फ्रॉम फ्रॉम चाइल्डहुड इटसेल्फ। बहुत ज्यादा कभी अच्छा नहीं कर पाया चाइल्डहुड में। और एक समय ऐसा आया था कि फादर को बोलना पड़ा था कि आई एम फेड अप विथ यू। सो आई एम फेड अप विथ यू से लेके आई एम प्राउड ऑफ यू का सफर मैंने तय किया है। कि उन्हीं पापा मम्मी दोनों को मजबूर किया बोलने में कि आई एम प्राउड ऑफ यू। सो वो जो सफर था, मैं आज उसके बारे में थोड़ा चर्चा करने वाला हूँ आप लोगों जी से। जी, प्लीज। सो मैं पला बड़ा एक बहुत ही अच्छे शहर में। नाम इस शहर का है कोरबा। और कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ का इंडस्ट्रियल हब यू कैन से। सो छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो है रायपुर। और अभी नया रायपुर फर्दर बना हुआ है, लेकिन जहां मैं था वो कोरबा था। वो था, उसको पावर सेक्टर हब भी कहते हैं छत्तीसगढ़ का। और ये इसलिए कहते हैं क्योंकि 140 मिलियन टन कोयला प्रोड्यूस करती है कोरबा शहर। और कोरबा जो प्रोडक्शन करती है, ये छत्तीसगढ़ का 85% है, और देश के कोयला प्रोडक्शन का 17% है। और यहाँ बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनीज जैसे कि एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, न्यूमरस अदर गवर्नमेंट बॉडीज, और कई सारे प्राइवेट कंपनीज जैसे कि बाल्को, इस तरह के बड़े बड़ी कंपनीज यहाँ हैं। न्यूमरस दूसरे प्राइवेट थर्मल पावर कॉर्पोरेशन भी हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ विच ये जो शहर है, ये अपने आप में बहुत ही अनोखा और यूनिक शहर है। और यहाँ आप, हर दूसरा आदमी जिससे आप बात करेंगे वो आपको इंजीनियर मिलेगा। तो ऐसे माहौल में मेरी पैदाइश हुई, मेरी अपब्रिंगिंग हुई। और इतना सौहार्दपूर्ण वातावरण है कोरबा शहर का, जहाँ की हर तरह के लोग यहाँ मौजूद हैं। प्राइमरली ये जो बेल्ट है, ये ट्राइबल बेल्ट है। किसी समय में केवल ट्राइबल्स रहते थे। और एक समय तो ऐसा था जबकि जिस टाउनशिप में मैं पला बड़ा, एनटीपीसी टाउनशिप में, तो वहां लोगों को जबरदस्ती करके लाना पड़ता था कि आओ आओ यहाँ आके सर्विस करो। क्योंकि लोग सोचते थे कि भाई, उस वक्त गवर्नमेंट का पे स्केल, मैं आपकी बात बता रहा हूँ मिड 70s की, कि जी जी। गवर्नमेंट का पे स्केल कम होता था और लोगों को दिहाड़ी बाहर ज्यादा मिल जाती थी। तो कुछ ऐसे भी वर्कर थे जो कि 3-4 दिन, 1 महीने, 2 महीने बाद भाग के बाहर चले गए, और आज भी वो तरसते हैं कि हमने वो डिसीजन क्यों लिया। जी क्योंकि अगर जी। वो वहां बने रहते, तो आज एक मामूली सा वर्कर जो है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करते करते जब वो रिटायरमेंट स्टेज में पहुंचता है, तो 2-2.5 लाख रुपए तो वर्कर की तनख्वाह हो जाती है पब्लिक सेक्टर में। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का प्रॉस्परस एटमॉस्फेयर था। जी और जी। ऐसे प्रॉस्परस और अच्छे एटमॉस्फेयर में, और लोग केवल ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं, केवल प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोग होते हैं, और छोटी मोटी समस्याओं, उलझनों से परेशान नहीं होते लाइफ में।
अब ऐसे एटमॉस्फेयर में अब मेरे फैमिली बैकग्राउंड में अगर मैं आऊँ तो मेरे जो ग्रैंडफादर थे डॉक्टर बी टी मुखर्जी, सो एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट ही वाज अ होम्योपैथिक डॉक्टर। और वो एक्चुअली डुअल क्वालिफिकेशन होल्डर थे उस जमाने में। 1912 में उनकी पैदाइश थी। और उस समय धीरे धीरे करते करते उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था बीएससी में, बाद में बीएचएमएस भी उन्होंने किया था। और उनको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी। एक बहुत बड़ी जूट मिल कंपनी होती थी मैकलेन एंड मैगोर की, वेस्ट बंगाल में, तो वहां वो सीनियर मैनेजर प्रोडक्शन थे। एज ए रिजल्ट ऑफ विच मेरे पापा और उनके तीन भाई एक बहन, हमेशा उन्होंने लाइफ में अपर मिडिल क्लास स्टेटस देखा। उन्होंने हमेशा बंगलोज में रहे, बड़े बड़े बंगलोज में, और ऐसे बंगलोज में जहाँ, और ऐसी कंपनी में जहाँ वर्क लाइफ बैलेंस को भी तवज्जो दी जाती थी। और उनको मैंडेटरी लीव्स भी मिलती थी। उस लीव्स के दौरान मतलब आपका घर, जब आप घर के घूम के वापस आएंगे तो घर पेंट होके मिलेगा आपको। तो इस तरह की फैसिलिटीज में मेरे पापा भी पले बड़े। तो ऑब्वियसली उनको ये पता था कि अगर अच्छी पढ़ाई इंसान करे और साथ में अच्छा मेहनत करे तो जिंदगी में सारी सुख सुविधा उसको मिल सकती है। करेक्ट। सो मेरे फादर ने भी बड़ी मेहनत के साथ ग्रेजुएशन किया, उसके बाद प्राइवेट कंपनीज में काम किया। आईएसआई में, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट में काम किया, कई सारी और पब्लिक सेक्टर में काम करते करते फाइनली वो इंडियन इंडो बर्मा पेट्रोलियम आईबीपी कंपनी, जो कि एक्सप्लोसिव बनाती थी, उस कंपनी में उनका अपॉइंटमेंट हुआ। और कोरबा में था ये। और जी जी कोरबा में वो आईबीपी और एनटीपीसी टाउनशिप का एक एमओयू साइन था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जी जी। जिसमें 3,000 घरों में से 650 घर आईबीपी के पास थे। तो दोनों ही कंपनीज के लोग बड़े ही सुकून तरीके से वहां रहते थे। अब मेरे फादर, अब मैं भी घर में भी माहौल क्योंकि ऐसा ही था, तो मैंने अपनी पढ़ाई केंद्र विद्यालय में की, केवी में। और वहाँ केवी में पढ़ना आपस में बहुत बड़ी बात होती थी। यहाँ तो जी दिल्ली एनसीआर में केवी में एडमिशन मिलना बड़ा मुश्किल होता है। जी जी जी। सो केवी में जब मैंने पढ़ाई की तो 10th में मेरे अच्छे मार्क्स थे। एज ए रिजल्ट ऑफ विच जब मेरे पापा ने कहा कि भाई तुम क्या करना चाहते हो, तो कभी खुशी कभी गम का डायलॉग है, परंपरा डैड परंपरा। तो दादाजी ने साइंस लिया था, आपने साइंस लिया है, और तो मैं भी साइंस लूंगा। तो जी। ये ऐसा नहीं कि मुझे कोई दबाव डाला गया था, मैं अपनी खुशी से मैंने अपने साइंस लिया। हम्म। और आगे चल के करना क्या है वो भी बड़ा ये था, ऑब्वियस था कि मतलब इंजीनियरिंग बनना है, क्योंकि टाउनशिप में एवरीबडी वाज इंजीनियर। हर करेक्ट। किसी को जिसको देखो वो इंजीनियर है। लेकिन क्या हुआ कि इस दौरान, अच्छा इंजीनियर जो अगर बनना है तो कौन सा इंजीनियर बनना है, तो वो भी तय है कि आईआईटी वाला इंजीनियर बनना है, क्योंकि हम्म। हम लोग ऐसे ही सपने देखते हैं। और ऐसा नहीं कि किसी ने फोर्स किया, मैंने खुद अपनी मर्जी से चुना, सब कुछ किया। लेकिन क्या हुआ कि अब स्कूल सुबह 7 बजे से स्कूल होता था, उसके पहले से ट्यूशन चालू हो जाती थी। उसके बाद फिर मैंने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की। और स्कूल से आते ही कोचिंग क्लासेस। तो सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 9-10 बजे तक केवल पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई हो रही थी। लेकिन मैंने इतना सोचा नहीं था कि साइंस इतना डिफिकल्ट हो जाएगा समझना। मेरे लिए, मुझे तो बहुत जी डिफिकल्ट जी। लग रहा था। और मोर ओवर डिफिकल्टी के साथ साथ एक चीज ये भी महसूस हो रहा था कि भाई मैं ये पढ़ क्यों रहा हूँ, और इससे मुझे फायदा क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे ये समझ में नहीं आ पा रहा था कि क्यों इस तरह के एग्जाम्पल हैं फिजिक्स में कि एक बंदर ऊपर से एक पत्थर नीचे की तरफ फेंकता है इतनी वेलोसिटी में, इतने स्पीड में, तो नीचे जाके गिरेगा तो क्या इम्पैक्ट करेगा। मुझे हम्म। इस सवाल का कोई अर्थ औचित्य समझ में नहीं आ रहा था। मतलब और प्रैक्टिकल चीज आपको समझ नहीं आ रही थी कि ये प्रैक्टिकली बिल्कुल कैसे समझ में होगा। नहीं आ रहा था। करेक्ट। और जी विद इन 3 to 4 months आई रियलाइज दैट आई मेड द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। लेकिन अब उस वक्त और कुछ कर नहीं सकता था मैं। और हम्म। नॉट ओनली दिस, अब आइसिंग ऑन द केक ये था कि अपने ऊपर मुझे इतना ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि लोग जनरली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेते हैं और इंग्लिश हिंदी एज ए सब्जेक्ट, मैंने जी जी। बायो एज ए फोर्थ सब्जेक्ट ले लिया था। वाह। सो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो एंड देन इंग्लिश। सो इट बिकेम रियली रियली टफ, मतलब बहुत हम्म। ज्यादा टफ हो गया था मेरे लिए। और ये इसका रिजल्ट, और ऐसा नहीं कि मैं कोई मतलब मैं कोई टाइम वेस्ट करने वाला स्टूडेंट या कोई जी बुरी संगत जी। में पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं था। लेकिन मुझे प्रेशर झेला नहीं जा रहा यू आर था। अब ऑनेस्ट, यू आर एन ऑनेस्ट स्टूडेंट। यस, आई वॉज एन सिंसियर ऑनेस्ट स्टूडेंट, आई वॉज एंड एन सिंसियर। ऑनेस्ट एंड सिंसियर स्टूडेंट। राइट। ठीक है। और अब जब टीचर्स भी ये देखने देखने लगे तो उन्होंने बोला भैया बेटा एक काम करो, 11th तो कैसे निकालो, फिर देखते हैं 12th में क्या कर सकते हैं। जी। तो किसी तरह से मैंने 11th निकाला अपना। और 11th निकालने के बाद सबसे पहला मैंने जो काम किया वो किया कि मैं प्रिंसिपल सर के पास गया और बोला कि सर ये तो बहुत टफ हो रहा है मेरे लिए, तो मुझे कम से कम ऐसा ऑप्शन कर दीजिए कि बायो में ड्रॉप कर सकूं।
हम्म। तो अच्छा, उन दिनों जब मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ, द ईयर वाज 2000 ओके। व्हेन आई कंप्लीटेड माय 12th। ओके। सो उन दिनों इतना आसान नहीं होता था सब्जेक्ट चेंज करना। हम्म। और प्रिंसिपल ने कहा, बेटा ये तो आपका क्लास 11th में जो आप सब्जेक्ट चूज करते हो वो सीबीएसई दिल्ली के पास चला जाता है, और यही आपके 12th में एग्जाम होगा, जिसके लिए तो हमें सीबीएसई न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर्स में लिखना पड़ेगा। हम्म। और वो भी इतना आसान नहीं कि आपने बोला और चेंज हो गया। जी इज अ जी, करेक्ट। लेंथी प्रोसेस। इसका पूरा आप एप्लीकेशन लिखेंगे, मैं एग्री करूंगा, वो सिंपथाइज करेंगे आपकी सिचुएशन को देखते हुए, तब होगा। अब लेकिन एक चीज बहुत अच्छा था मेरे घर में, और वो था मेरे घर में ना एक पापा की लाइब्रेरी थी। जी। और उस लाइब्रेरी में कम से कम 100-150 किताबें थी, अलग अलग किताबें। वेरी डेल कार्नेगी से शुरू करके, रॉबर्ट कियोसाकी से शुरू करके, स्टीवन कवी से। तो बड़े ही छोटे से एज में मैं इन सब किताबें को पढ़ता पढ़ता था, और मेरी इंग्लिश वोकेबलरी जो थी बहुत अच्छी थी। एज अ रिजल्ट ऑफ विच मैं लिखता भी बड़ा बड़ा अच्छा था। तो मैंने एक इतना सेंटिमेंटल और इमोशनल लेटर लिखा कि उससे दिल्ली के जो सीबीएसई की बोर्ड के लोग थे, वो ये टस्ट हो गए और उन्होंने अप्रूव कर दिया। उन्होंने मेरे को कहा कि ठीक, आप बायो की जगह हिंदी ले लो। और मेरा देखा देखी फिर 3-4 मेरे फ्रेंड्स और थे, तो अच्छा। उनको भी रियलाइज हुआ। तो बाद में उन्होंने भी एप्लीकेशन देके उसको ड्रॉप किया। अब ड्रॉप करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ। दूसरा मैंने काम ये किया कि मैंने इंजीनियरिंग के जो कोचिंग सेंटर्स थी वहां उसमें जाना बंद कर दिया। मैंने जाना इसलिए बंद किया क्योंकि मैंने रियलाइज कर लिया था कि मैं अननेसेसरी अपने फादर का पैसा वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये एम है नहीं, इंटरेस्ट है नहीं। हम्म। इससे अच्छा है कि मैं इसको स्टॉप कर दूं। और मैंने स्टॉप किया और मैंने 12th में फोकस किया। बावजूद इसके अनफॉर्चुनेटली क्लास 12th में फिजिक्स में मेरा सप्लीमेंट्री आ गया। जब मेरा सप्लीमेंट्री एग्जाम आ गया तो आप मानेंगे नहीं, मेरे प्रिंसिपल ने फादर को फोन किया था और उन्होंने कहा था कि ये लगता है कुछ एरर हो गया सीबीएसई बोर्ड से, अच्छा। बिकॉज नीलांजन इज अ गुड स्टूडेंट। हाँ, करेक्ट। अच्छा अच्छा, उनको ऐसा, मेरा परसेप्शन स्कूल में और क्लास में बहुत ही अच्छा था। और हम्म। उसके पीछे रीजन ये था कि आई वॉज वेरी गुड इन को करिकुलर एक्टिविटीज। ओके। सो को करिकुलर एक्टिविटीज में हो गया आपका जैसे कि ड्रामा, फिर सोलो सॉन्ग, ग्रुप जी जी। सॉन्ग, ऐसे राइटिंग कंपटीशन, पोएम रेसिटेशन, हिंदी हास्य कवि सम्मेलन, डिबेट, इलोक्यूशन, इन सब में मैं एक्टिव पार्टिसिपेशन करता था। कभी जीतता था, कभी नहीं जीतता था, लेकिन टीचर्स बड़े इंप्रेस रहते थे। हम्म। तो ओवरऑल जो मेरा परसेप्शन वाज दैट ऑफ ए गुड स्टूडेंट। सो प्रिंसिपल ने भी फादर को फोन करके कहा कि मुझे तो विश्वास नहीं हुआ इसका कैसे सप्लीमेंट्री आ सकता है। उन्होंने कहा उससे बात कराइए, आई थिंक ही माइट बी वेरी डिमोटिवेटेड। हम्म। तो फिर मैंने उनसे बात की, मैंने कहा कि नहीं सर, लेकिन इसमें गलती मेरी ही है। मैं पेपर देने के बाद मैं समझ गया था कि मेरा अच्छा नहीं गया। अच्छा। तो अब मैं क्या करूं सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम्म। तो सर ने मुझे एक ही बात कही कि कुछ भी करो बेटा, लेकिन अपना साल बर्बाद मत करना। देखो करेक्ट। तुम किसी तरह से सप्लीमेंट्री इसी साल तुम्हारा पास हो जाए। तो उसके बाद फिर मेरे आने वाले 2 महीनों में मेरा बस एक ही लक्ष्य था कि किसी तरह से मैं सप्लीमेंट्री क्लियर करूं। तो मैंने स्पेशल कोचिंग की, गेस्ट पेपर दोबारा अच्छे से पढ़े, और फाइनली मैंने सप्लीमेंट्री एग्जाम अपना निकाल लिया, क्लियर कर लिया। अब जब मेरा सप्लीमेंट्री क्लियर हो गया, तो फिर फादर ने कहा कि बेटा जो मर्जी वो पढ़ो, हम्म। ठीक है, जो मर्जी वो करना, और जो तुम्हें करियर एस्पिरेशन तुम्हें लगता है चूज करना है वो चूज करना। अच्छा, ये चीज जैसे ही which मेरा is a एग्जाम, which sorry to interrupt, but which is a big हाँ thing. At least your हाँ, father gave you the freedom. यस यस, उनको ही समझ गेव आ मी द गया कि फ्रीडम। ठीक है, साइंस में he may not be doing so well. राइट राइट, उनको फ्रीडम समझ में आ देते, गया था। let him choose हाँ what he want to do. हाँ, और नॉट ओनली दिस, ही बिकेम एक्सट्रीमली सपोर्टिव। सो हम्म। उन्होंने, मैंने उनको कहा कि ड्यूरिंग एग्जाम के बाद ही मैंने कहा कि फादर, मैंने काफी कुछ ये करने के बाद रियलाइज किया कि होटल मैनेजमेंट इज अ वेरी गुड ऑप्शन, और हम्म। ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये एवेन्यू। तो करेक्ट। मैं जाना चाहता हूँ। तो आपने कहा करो, जो करना है करो, तुम्हें जो फॉर्म्स भरने हैं सारे फॉर्म्स भरो। तो मैंने होटल मैनेजमेंट के फॉर्म्स भरे, ओबरॉय ग्रुप का, ताज ग्रुप का, फिर गवर्नमेंट का एक एग्जाम होता है पूसा का, PUSA जी पूसा। जी जी, तो करेक्ट, वो दिल्ली के एग्जाम अंदर का, है वो। हाँ दिल्ली के अंदर राइट। है, वो मैंने भरा। उसके बाद न्यूमरस, वेस्ट बंगाल में सॉल्ट लेक करके एक जगह है, वहाँ न्यूमरस प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वहाँ का फॉर्म भरा। राइट। नॉट ओनली मैंने फॉर्म भरा, मैंने रिटर्न टेस्ट दिया, ग्रुप डिस्कशन किए, ऑलमोस्ट सब जगह से मेरा हो गया था, इंक्लूडिंग पूसा। एवरीवेयर आई क्वालिफाइड, ठीक है। और लेकिन क्या हुआ, क्योंकि मेरा ये सप्लीमेंट्री आ गया फिजिक्स में, और एडमिशन जून में हो जाते हैं, तो सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आते आते तक अगस्त मिड हो जाता है या सितंबर हो जाती है। तब करेक्ट। तक सीट सब भर चुके होते हैं। तो उन सब ने मुझे ये कहा कि बेटा अनफॉर्चुनेटली ये हम अभी मिड इसमें सेमेस्टर में एडमिशन नहीं दे सकते, तो यू यू कैन अप्लाई नेक्स्ट ईयर।
बट आई वॉज डिटरमिन्ड नॉट टू वेस्ट माई ईयर, एकेडमिक ईयर। हम्म। क्योंकि अगर एकेडमिक ईयर में वेस्ट करता तो उसका रिपरकशन मेरे को आने वाले कई सालों तक मुझे ये करना पड़ता। So then I interacted with a lot of my friends who were there in class 10th, up to class 10th with me, जी जी बट जी। उन्होंने कॉमर्स ले लिया। तो उनसे बात करने के बाद फिर दे टोल्ड मी कि कॉमर्स ऐसा नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, यू कैन टेक कॉमर्स और तुम पास हो सकते हो। तो फिर मैंने उनके सजेशन से मैंने कॉमर्स लिया। अच्छा, अब मैंने इसके बाद मैंने सीरीज ऑफ ऐसे डिसीजन लिए जो कि जो डिसीजन मैंने लेता गया और अपने आप को अगर गलत था तो मैं उससे निकलता गया। लेकिन मैंने कहीं भी इस पूरे प्रोसेस में आफ्टर हम्म। माय क्लास 12th मैंने एक मिनट भी या एक महीना भी वेस्ट नहीं किया। तो मैंने दो चीज की उस वक्त। एक तो मैंने आपका बीकॉम टैक्सेशन में एडमिशन लिया, और दूसरा मैंने किया साइमल्टेनियसली जीएनआईआईटी के प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल किया। ये वेरी मेरे नाइस। फादर ने मुझे मेरे फादर ने कुछ और फ्रेंड्स से बात की, और उन्होंने कहा कि चलो होटल मैनेजमेंट अगर नहीं होता तो ये ऑप्शंस हैं। और उस अब टाइम कंप्यूटर्स का काफी था, जीएनआईटी काफी वाज था। अ वेरी गुड प्रोग्राम। वेरी गुड, हाँ। सो जीएनआईआईटी के प्रोग्राम में मैंने अपने आप को इनरोल किया और बीकॉम टैक्सेशन में साथ में करता रहा। और यहाँ इस मैनेज कॉमर्स में कई सारे सब्जेक्ट्स थे जो इंटरेस्टिंग थे, कंपनी लॉ, जी। मर्केंटाइल लॉ, बैंकिंग लॉ, अकाउंटेंसी थोड़ा सा टफ हो रहा था मुझे। हम्म। एनीवे मैं उसके लिए कोचिंग करता गया और पढ़ता गया। फाइनली मैंने बीकॉम अपना क्लियर किया। लेकिन मुझे ये चीज तो समझ में आ गई थी कि शायद मतलब मैं आई एम नॉट अ फाइनेंस पर्सन, ये मुझे समझ में आ गया था। तो और ट्वेल्थ के बाद आपको मैंने ये जब क्लियर हुआ, सॉरी, ट्वेल्थ के बाद आपको ये क्लियर हुआ यू कहा, आर नॉट अ साइंस पर्सन। ग्रेजुएशन के हाँ, बाद और आपको ये क्लियर ग्रेजुएशन के हुआ यू आर मुझे नॉट अ क्लियर हो कॉमर्स गया कि पर्सन। कॉमर्स पर्सन, हाँ, ये वेरी भी मुझे समझ इंटरेस्टिंग। में आ गया। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, उसके बाद 2 साल जब मेरे हो गए जीएनआईटी प्रोग्राम के, इस दौरान मेरे फादर का तबादला हो रहा था कोरबा से, और उनको लखनऊ भेजा जा रहा था। और मुझे भी उस वक्त अपना ट्रांजिशन लेना था क्योंकि ग्रेजुएशन हो चुका था, और करेक्ट। मुझे 6 महीने का अपना लास्ट सेमेस्टर कंप्लीट करके जीएनआईटी प्रोग्राम का मुझे किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में शिफ्ट होना था। और उसके बाद मुझे 1 साल का प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ये उसके कोर्स करिकुलम का पार्ट था कि करेक्ट। 1 साल का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। जी और जी। इसी एक्सपीरियंस के लालच में ही कई हमें से कई लोगों ने ज्वाइन किया था कि हम्म। अगर ये मिल जाएगा तो एक आपको एक जर्नी का एक स्टार्टअप, एक स्टार्ट हो मिल जाएगा जाएगा। और पॉसिबिलिटी है कि वो जॉब मिल जाएगी। राइट, हाँ, तो जी। ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था। तो मैं अपने 16 दोस्तों के साथ दिल्ली आया। जी। आज वैसे कैलकाटा हमारे नजदीक पड़ता है, छत्तीसगढ़ से कैलकाटा इज अ ओवरनाइट जर्नी, लेकिन फिर भी आई चोज टू कम टू दिल्ली बिकॉज ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। या तो यहाँ हिंदी भाषी लोग थे, तो मैं यहाँ आ गया अपने दोस्तों के साथ। जब यहाँ दोस्तों के साथ आया, आते ही साथ बड़ी प्रॉब्लम हमने झेली। छोटे शहर से होने की वजह से यहाँ बड़ी प्रॉब्लम झेली, मतलब हर तरह से, मतलब बस में चढ़ने से लेके ट्रेन से उतरने तक हर तरह की प्रॉब्लम हमने झेली। और हमने एक बड़ी गलती कर दी थी कि हम जब यहाँ आए थे तो हमने मुझे याद है, हम अपने जो जीएनआईटी का जो ये था अमाउंट, वो जी जी। हम डिमांड ड्राफ्ट बना के लेके आ गए थे गलती से, और अपने ही नाम का डिमांड ड्राफ्ट। और ये अच्छा। सोचा नहीं था कि हमारा तो अकाउंट ही नहीं है, तो इसको इन कैश कहाँ करेंगे। मतलब देखिए, कभी कभी कैसी गलती कर देते हैं। जी जी जी। और यहाँ आने के बाद हमें अपने अकाउंट खोलने के लिए तो इतनी मारामारी करनी पड़ी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कोई अकाउंट ना खोले। और उस टाइम और पे होता था, इट यूज्ड टू बी अ हाँ वेरी बिग चैलेंज। जी, प्राइवेट सेक्टर कोई अकाउंट ना खोले, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो पूछ लेते आप कहाँ से हैं, किस जगह से जी हैं, और जी। इतनी सारी फॉर्मेलिटीज की आप पूछिए मत। तो लेकिन वी वर डिटरमिन्ड कि अकाउंट तो खोलना है। तो ऐसे पूछते पूछते एक दिन हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गए। वहां एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, दूसरे से तीसरे, जैसे ऑफिस ऑफिस का आपने देखा जी होगा। जी जी। तो ऑफिस ऑफिस करते करते फाइनली हम स्टेट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिस पहुंच गए। तो इंटरेस्टिंग। उन्होंने देखा कि 4 यंग लड़के आए हैं। तो उन्होंने बोला क्या हुआ। तो हमने कहा कि सर, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर करते करते आपके पास भेज दिया है। तो उन्होंने बोला आपको पता है आप कौन से दफ्तर आए हैं। तो जब पलट के देखा तो लिखा था गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हमने बताया सर, अब हम जेन्युइन प्रॉब्लम है सर, स्टूडेंट है, अकाउंट नहीं खुल रहा, फीस पे नहीं कर पा रहे, एडमिशन नहीं हो पा रहा हमारा। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप लक्ष्मी नगर ब्रांच में जहां से आप गए थे वहां चले जाइए, और जी जी। मैं फोन कर दूंगा या मेरे ऑफिस से somebody will call them, आपका हो जाएगा काम। तो हम गए, और जो बैंक मैनेजर थे वो ही वॉज वेरी अनॉयड कि तुम वहां ऑफ पहुंच गए, कोर्स, इतनी हाँ। हिम्मत तुम्हारी। फाइनली हम में से एक का अकाउंट खोला, और सबके पैसे उसमें ट्रांसफर किए उन्होंने, हम्म। और हमने हमारे एडमिशन हो गया। जब जब हमारा एडमिशन भी हो गया, देन ऑल्सो मैं सीख तो रहा था सारे नए लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा,
जी जी जी। डॉटनेट, ओरेकल प्रोजेक्ट्स भी कर रहा था इससे रिलेटेड। और somehow आई रियलाइज दैट कंप्यूटर साइंस इज आल्सो नॉट माय कॉलिंग। अब मैं धीरे धीरे परेशान भी हो रहा था कि नीलांजन भाई तो करेगा क्या। इसी दौरान एक बड़ा इंटरेस्टिंग वहाँ उसमें प्रेजेंटेशन हुआ एनआईटी जी जी। साउथ एक्स में। और वो प्रेजेंटेशन जो था वो था कि यू हैव टू चूज एनी टॉपिक, और उसके ऊपर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना है इन फॉर 1 आवर ड्यूरेशन। जी और जी। तो मैंने सबसे सबसे इजी टॉपिक चुना, एंड दैट वाज द व्हाट यू कॉल द इफेक्ट्स ऑफ वायरस। अच्छा। हाँ, सो इफेक्ट्स ऑफ वायरस मैंने चुना, और मैंने डिटेल स्टडी की कि किस किस तरह के वायरस होते हैं और जी उन्होंने क्या जी। क्या इम्पैक्ट किया है। सो इटालियन पिंग पोंग वायरस से लेकर के द ब्लैक 13 वायरस, फ्राइडे द ब्लैक या 13, ये सारी चीजों के ऊपर डिटेल स्टडी करके प्रेजेंटेशन किया। और एनआईटी की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी लड़के को 100 आउट ऑफ 100 मिला। वेरी सो गुड। मुझे 100 आउट ऑफ 100 मिला। सो इतने सालों के लगातार, मतलब कि डिप्रेशन और गुड फॉर नथिंग वाले, इससे पहली बार लाइफ में मिला, लगा कि हाँ कुछ कर सकते हैं। और मुझे याद है कि सारे टीचर्स ने बहुत ही मतलब गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया। मतलब आई वाज सीन लाइक काइंड ऑफ अ विनर एंड चैंपियन देयर इन द सेंटर। उसके बाद फिर मैंने, जब हमारा प्रोफेशनल प्रैक्टिस की बारी आई, तब मैंने उनको कहा कि जी सर जी मैंने सब कुछ करके देख लिया है, आप मुझे प्लीज अब हमारे प्लेसमेंट के समय पे कुछ बैक ऑफिस रिलेटेड प्रोफेशनल प्रैक्टिस दीजिए, नॉट कोई कोर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड मत दीजिएगा, और हम्म। ना ही हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग जी से जी रिलेटेड जी। दीजिएगा, मुझे बैक ऑफिस रिलेटेड अगर कुछ हो सके तो दीजिए। तो उन्होंने मुझे अलग अलग कंपनीज में भेजा, और मैं, क्योंकि आई वॉज वेरी क्लियर, तो उनको उनका भी काम आसान हो जी गया, जो जी। हमारा प्लेसमेंट डिवीजन। तो उन्होंने उन्होंने मुझे कुछ अच्छे अच्छे केपीओज और बीपीओज में भेजा, और साथ में उन्होंने मुझे भेजा फ्री स्केल सेमीकंडक्टर। सो अच्छा। फ्री स्केल सेमीकंडक्टर एक मोटोरोला की लॉन्च्ड कंपनी थी, मल्टीनेशनल कंपनी। हम्म। और यहाँ के एचआर डिपार्टमेंट में उन्होंने भेजा, और मैं गया, और जाते ही साथ उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, और इमीडिएटली दे गेव मी ऑफर। सो मुझे ऑफर दे दिया उन्होंने, और मेरा इनिशियल स्टार्टिंग स्टाइपेंड इन द ईयर 2004 वाज 7,500। सो तो आप साढ़े कह रहे हैं कि कंप्यूटर आपने कोर्स किया जी जीएनआईटी का, उसके जी, थ्रू जो प्लेसमेंट होनी थी आपकी, वो आप वो उस एचआर कंपनी में डिपार्टमेंट। गए और वो हाँ हुआ एचआर के अंदर? हाँ, एचआर के अच्छा। अंदर हुआ। अब इंटरेस्टिंग। एचआर के अंदर हुआ इसलिए फॉर टू रीजन। हम्म। पहले तो जो फ्री स्किल सेमीकंडक्टर का एचआर डिपार्टमेंट था, जी। दे वर लुकिंग फॉर एन आईटी सेवी गाई, ओके, ओके। जो उनके ई एच आर एप्लीकेशन और ई एच आर मॉड्यूल इन हाउस बनाने में आईटी डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके उस हाँ। प्रोजेक्ट को कंप्लीट करा सके विद इन सब्सिक्वेंट 6 to 9 मंथ्स, ये उनका टारगेट था। जी सो जी। तो उन्होंने बोला क्या तुम ये कर सकते हो, तो मैंने देखा हम्म। कि इसमें कोर आईटी की एक्टिविटी नहीं है, बट येट इसमें सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन है, इसमें वर्कफ्लो डायग्राम्स है, जो कि मैं उनके प्रोसेस को सीख के समझ के उनके आईटी डिपार्टमेंट को समझा सकता हूँ, एंड दे कैन मेक इट। और जब वो उसको बना देंगे तो मैं उसको उसकी टेस्टिंग भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद कई सारे सॉफ्टवेयर्स मैंने हम्म। एक्सेस में, रिलेशनल डेटाबेस जी जी मैनेजमेंट जी जी। सिस्टम में ड्यूरिंग माय कोर्स ऑफ ये मैंने किया था। मुझे करेक्ट अच्छा नहीं लग रहा था, वो बात अलग थी, लेकिन मैंने किया था, इसका नॉलेज मैंने करेक्ट अक्वायर करेक्ट। किया था। नॉट ओनली दिस, जीएनआईटी जब मैंने क्वालिफाई किया था, मैंने फर्स्ट डिवीजन और डिस्टिंक्शन के साथ क्वालिफाई किया था। तो सो इसका मतलब ये है कि जो आपने वो नॉलेज एक्वायर किया कंप्यूटर का, आप उस जी नॉलेज को एक्वायर करके कोर कंप्यूटर्स में नहीं गए, राइट, लेकिन वो नॉलेज आपके यूज में आई यूज में in आई order to जी, become a successful HR person. And राइट it also राइट gives us a lesson कि knowledge कभी भी कोई acquire करे, जी, at any point in time in the life वो waste नहीं जाती है। वेस्ट नहीं जाती जी। हाँ। तो करेक्ट। तो अब इनिशियली तो जब मैंने काम शुरू किया, तो ई सेपरेशन मॉड्यूल था, कि लोग जब सेपरेट होते हैं तो क्या या क्या एक्टिविटीज होती हैं, करेक्ट क्या करेक्ट क्या चीजें ट्रिगर होती हैं, एडमिन को क्या इन्फॉर्मेशन जाता है, आईटी को क्या इन्फॉर्मेशन करेक्ट जाता है, ये सारी करेक्ट चीजें। करेक्ट। तो ये सारे जो पूरे मॉड्यूल बनाने में मैंने आईटी की हेल्प की। जी जी। फिर ई ज्वाइनिंग मॉड्यूल हमने बनाया, कि राइट। डे वन में जब एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग होती है, इतना करेक्ट। अच्छा मॉड्यूल वो बन के निकल के आया कि एक बार एम्प्लॉय फिल करेगा, सो उसको मैनुअली पीएफ फॉर्म अलग, ग्रेचुटी फॉर्म अलग, वेरियस अदर फॉर्म्स वो सब करना नहीं। भरने की जरूरत नहीं है। जी एक जी। मर्तबा वो फिल करेगा और उसके सारे रिप्लिकेट हो जाएंगे फॉर्म्स हर करेक्ट जगह। करेक्ट तो करेक्ट। ये बहुत ही अच्छा फॉर्म ये निकल के आया। और इसके बाद 6 महीने तो मैं इस प्रोजेक्ट में बिजी रहा, ऑक्यूपाइड रहा, ना दिन देखा हम्म। ना रात देखा। जी और जी। दूसरा एक चीज मुझे और समझ में आया था इरशाद जी, वो ये था कि जिस दिन मैं पहली बार उस ऑफिस के अंदर घुसा, तो मुझे एक रियलाइजेशन हुआ, और एक
बहुत बड़ा लेसन भी मुझे ये मिला कि मेरे आसपास आई वाज सराउंडेड विद ऑल आईआईटीएंस. So Freescale इंटरेस्टिंग. Semiconductor was a company where majority of the people were IITians, either IIT BHU, IIT Roorkee, जी IIT जी बॉम्बे, इन सब जगहों से बच्चे थे. अगर आईआईटीएन नहीं थे तो एनआईटी से थे. तो बहुत ही अच्छा क्राउड था, मतलब एक बड़ा प्राउड फीलिंग हुआ मुझे. और मुझे लगा कि देख, जिंदगी में निरंजन तूने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन ये एक ऐसा अभी ऊपर वाले ने तेरे को भेज दिया है कि यहाँ अगर तूने गलती कर दी तो शायद तू लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा. हम्म, तो यू डू वट एवर इट टेक्स. सो आप जी जी मानेंगे नहीं कि मतलब उतनी छोटी सी उम्र में, आई वॉज जस्ट 21 एंड हाफ. जी मैं जी. उस वक्त जब जाता था ना, पूरी तैयारी, आज आप जैसे मुझे देख रहे हैं, मैं उस वक्त भी वैसे ही जाता था ऑफिस. हमेशा मैं प्रॉपर, जब भी जाऊंगा, बाल मेरे एकदम बंधे होंगे, एकदम. चाहे कोई भी दिन हो, मैं शेविंग करके जाऊंगा, टाई पहन के, अगर ठंडी है तो कोट पहन के. नॉट ओनली दिस, आई यूज टू ऑल्सो कैरी अ ब्रीफ केस अलॉन्ग विथ मी. सो मतलब हम्म, मुझे देख के कोई कह नहीं पाया, कोई कहता नहीं था कि ही वॉज एचआर ट्रेनी. लोगों जी को यही जी. लगता था ही वॉज फ्रॉम अ गुड, रेपुटेड कॉलेज और समथिंग. करेक्ट करेक्ट. तो, और एंड आई वॉज वेरी प्रो एम्प्लॉय. सो कोई भी एम्प्लॉय आता था, अच्छा. और मेरी टीम में जितने भी टीममेट्स थे, जी जी. वो सारे मैनेजर, सीनियर मैनेजर लेवल में थे. दे वर इन देयर करेक्ट. मिड 40s. जी जी ओके. एंड अच्छा, मोटरोला, क्योंकि ये मोटरोला लॉन्च कंपनी है, तो जी मोटरोला जी. यूनिवर्सिटी बहुत पॉपुलर है. कई सारे मैनेजमेंट इसमें हमने पढ़ते हैं कि मोटरोला यूनिवर्सिटी के नाम से उनका ट्रेनिंग सेंटर था, करेक्ट करेक्ट. जिसमें सिक्स सिग्मा और बाकी सारी चीजें से सिखाई जाती थी. राइट. और ये एक बहुत ही फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन था, जहाँ की हम्म मेरे मैनेजर्स खुद अपनी फोटोकॉपी करने भी खुद ही जाते थे. हम्म. तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे जगह जहाँ की एवरीबॉडी वाज डूइंग देयर ओन वर्क, वहाँ एक हेल्पिंग हैंड उनको मिलना आपस में बहुत बड़ी जी बात जी. थी. करेक्ट. तो, और मेरे फादर ने मुझे एक चीज कहा था कि नीलांजन, जब आप वहां जाओगे तो वहां ऐसा काम करना कि आप उनका चश्मा उतार लें. तो बात मुझे उस वक्त समझ में नहीं आई थी, लेकिन बाद में समझ में आई थी कि इतना बढ़िया काम करो कि आपका मैनेजर आपके बगैर कुछ देख ही ना सके. और मुझे ये चीज तब रियलाइजेशन हुई, क्योंकि उस वक्त मैं पीजीडीसीए भी अपना परस्यू कर रहा था जी साइड बाय जी साइड. जी. तो मैं पीजीडीसीए के 5 पेपर अपने कंप्लीट, सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट करके जब वापस आया, तो मैंने देखा कि 5 दिन पहले जो मैंने काम, जो जितना छोड़ रखा है, वो काम वही पड़ा हुआ है, मेरे मैनेजर्स ने कोई काम नहीं किया. तो मुझे रियलाइजेशन हो गया कि ये नाउ दे आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन मी. हम्म. तो इसका मतलब निरंजन जी, आप, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो आप इसका मतलब कह रहे हैं कि जो आपका लाइफ का चेंजिंग मोमेंट था, ये वो चेंजिंग मोमेंट आपका इस कंपनी को ज्वाइन करना, और उसके राइट. साथ जो आपने वो डिटर्मिनेशन सेल्फ डिटर्मिन किया जी था कि बस जी जो हो गया वो हो गया. मैं जी साइंस स्टूडेंट नहीं था, मैं कॉमर्स नहीं था, मैं जी कंप्यूटर्स वाला जी नहीं था, बट अब जी. क्योंकि मुझे एचआर की अपॉर्चुनिटी मिल गई है, तो आई विल राइट बी सक्सेसफुल इन एचआर, और मेरा राइट कर्म धर्म सब कुछ जो भी है अब यही है, और इसी में राइट मुझे सक्सेसफुल होना है. राइट राइट राइट. हम्म. हाँ. और इसमें मैं आपको एक दो चीजें और बताना भूल गया, कि मेरे ग्रेजुएशन और जीएनआईटी जब मैं कर रहा था साथ साथ में, तो जी. दो चीजें मैंने और की. एक मैंने किया एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग. सो अच्छा एमवे का मैं डिस्ट्रीब्यूटर भी बना था. अच्छा. वेरी 18 महीने मैंने काम किया, जिसमें उस दौरान मैंने प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स पे काफी काम किया. वेरी गुड. तो छत्तीसगढ़ के नुक एंड कॉर्नर तक मैं गया, कई लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया. 18 महीने बाद मुझे ये भी समझ में आ गया था, ग्रेजुएशन के समय की बात कर रहा हूँ, थोड़ा आपको इसमें लेके जा रहा हूँ फ्लैशबैक में, करेक्ट. कि ये दिस इज ऑल्सो नॉट माई कप ऑफ टी. उसके बाद मैंने इंश्योरेंस पे भी हाथ आजमाया था उस वक्त, ग्रेजुएशन के दिनों में ही. मैंने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, आईआरडीए का एग्जाम दिया, और उसको क्लियर किया. और शुरू के 10 महीने तो कुछ नहीं किया. फिर एक दिन बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर का फोन आया कि अगर साल की 12 पॉलिसी नहीं बेचोगे बेटा तो फेल हो जाओगे, एजेंसी तुम्हारी स्क्रैप हो जाएगी. और फेल वर्ड सुन के मेरे को कुछ ट्रिगर होता था. तो फिर मैंने आखिरी के 2 महीने में जबरदस्त काम किया, और मैंने पता की कि ऐसी कौन सी पॉलिसी, जिसके बाद भी पॉलिसी बेचने जाओ वो बोलता था मेरे पास पहले से पॉलिसी है. करेक्ट. तो मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो लोगों के पास नहीं है. तो जो पेंशन इंश्योरेंस थी वो लोगों के पास नहीं होती थी, एंड उससे लोगों के 10,000 रुपए एक्स्ट्रा सेव कर सकते थे लोग, ओके. 1 लाख के ऊपर 1,10,000. तो मैंने वो लूप होल पूछ के वो पॉलिसी बेची, 22 पॉलिसीज. अब क्या हुआ कि मैंने ये भी डिसाइड कर लिया कि चलो, इंश्योरेंस इज ऑल्सो नॉट माई कप ऑफ टी. या. लेकिन जब मैं यहाँ आया एचआर के डोमेन में, तो एक समय ऐसा आया कि कंपनी में इंश्योरेंस के रिन्यूअल्स हो रहे थे. जी. सो वो जो मेरा इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस था, राइट राइट. वो मुझे हेल्प किया. मैंने कंपनी के लिए बहुत ही अच्छे ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस, पर्सनल लाइफ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस बहुत ही अच्छा डील किया, मैंने नेगोशिएट करके क्रैक किया कंपनी के लिए.
विच कंपनी रियली लाइक। और इसके बाद आया कि जब मैंने यहाँ एचआर ऑटोमेशन पे भी काम कर लिया, इंश्योरेंस पे भी मैंने काम किया, फिर कंपनी ने बोला कि अभी तुम्हारा 6 महीने का और इंटर्नशिप बचा हुआ है, तो क्यों ना तुम अब धीरे धीरे रिक्रूटमेंट्स में आ जाओ। तो मैंने फिर रिक्रूटमेंट ड्राइव में कंपनीज को हेल्प करने की शुरुआत की। और इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में हम मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव करते थे, जहाँ 100 लोग आते थे। जी जी। ठीक है, और ये जो जब 100 लोग आते थे, तो ये कोई मामूली बच्चे नहीं थे इरशाद करेक्ट। जी, ये सारे ऐसे बच्चे थे जो थ्रू आउट अपने एकेडमिक करियर में 75% एंड अबव वाले थे। जो आप मतलब सोचिए, सारे एक्सेल बच्चे सारे, हाँ सारे सक्सेसफुल। क्रीम क्रीम बच्चे आते थे। और इन बच्चों का हमने रिटर्न टेस्ट डिजाइन किया। रिटर्न टेस्ट डिजाइन करने के बाद भी मैं देखता था कि लोगों के लिए मोटरोला ज्वाइन करना एक ड्रीम कंपनी जैसे ज्वाइन करने का होता था। जी जी। जब बाद में मैं अनाउंस करता था कि दीज आर द पीपल हु कुड नॉट क्वालिफाई, या वी विल गिव देम चांस आफ्टर 6 मंथ्स, जी। उनके आंखों में मैं आंसू देखता था, बच्चों के आंखों में आंसू। और मुझे रियलाइज होता था कि आई एम वर्किंग इन अ रियली गुड गुड कंपनी, और या अगर मैं किसी तरह से यहाँ कंफर्म हो जाऊं तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो एनीवे मैं मेहनत करता गया। रिक्रूटमेंट भी मैंने जबरदस्त रिक्रूटमेंट की, और इसमें मैंने यहाँ सीखा कि किस तरह से जॉब पोर्टल्स में काम होता है, नौकरी.com, जी monster डॉट जी कॉम जी। किस तरह से बुलियन सर्चेस कर सकते हैं, कॉल कैसे कर करेक्ट। सकते हैं। अच्छा, कॉलिंग करना वॉज नॉट अ डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि इंश्योरेंस जब बेचता था तो लोगों को जी कॉलिंग करता था। ठीक है, लोग फोन पटक देते थे, ना बोल देते थे, लेकिन मैं बेशरम की जैसा कॉल करता रहता था। करेक्ट। तो ये सब रिजेक्शन तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो तो मेरे इसीलिए, तो मुझे लगता है कि मतलब एक एक जो कॉमन कुछ चीजें जो अभी तक हमारी डिस्कशन में निकल के आई हैं, एक जी कि आप कॉन्स्टेंटली मेहनत करते गए। नो मैटर जी आपको लगा कि नहीं यार ये चीज मेरे लिए नहीं है, कोई बात नहीं मैं दूसरी करूंगा, चाहे वो जी एजुकेशन में है, एंड सेम चीज जी, आपके जॉब के अंदर भी हुआ राइट, कि जी आपने एक एक काम किया मजा नहीं आया, दूसरा किया जी मजा नहीं आया, तीसरा काम जी किया मजा नहीं आया, लेकिन जी, इवेंचुअली यू लैंडेड टू अ प्लेस राइट एंड अ जॉब एंड अ राइट वर्क जहाँ पे राइट आपका पैशन था। तो मतलब राइट पर्सन शुड कंटिन्यूअसली इवॉल्व, राइट, हमेशा उसको मेहनत करती रहना चाहिए, और जी अपना जो पैशन है उसको ढूंढता रहे। द राइट पर्सन शुड नेवर गिव अप कि हाँ ठीक है मुझसे अब इसमें कर राइट लिया है, चलिए ठीक है इसी में जिंदगी गुजारेंगे। दैट राइट काइंड ऑफ सेटलमेंट शुड नॉट हैपन। राइट। अच्छा, दूसरा ये कि फॉर मी, मेरा यहाँ कोई फ्रेंड सर्कल ऐसा था नहीं जी नोएडा में। जी। ठीक है, फादर मदर, अच्छा लकीली मेरी किस्मत ने मेरा ऐसा साथ दिया कि मेरे फादर जो लखनऊ में पोस्ट हुए थे, हम्म। उनका लकीली नोएडा में पोस्टिंग हो गई। अच्छा। और नोएडा में पोस्टिंग हुई तो बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि फादर मेरे सेक्टर 39 में, मेरे फादर इंडियन ऑयल में थे। करेक्ट। बड़ा सा उनको 2000 स्क्वायर फीट का घर मिला विद सर्वेंट क्वार्टर एंड एवरीथिंग। हम्म। तो मैं पहले पीजी में रहता था, फादर मदर के साथ मूव हो गया। करेक्ट। मतलब हार्डली मेरा 1 साल का, मैंने अपने लाइफ टाइम में अपने पेरेंट्स को केवल 1 साल के लिए मिस किया। उसमें से भी मेरे को जॉन्डिस हो गया था, बीच में मैं चला गया था उनके पास। तो मैं लाइफ के बहुत बड़ा टाइम अपने पेरेंट्स के साथ ही बिताया। ग्रेट। तो मेरे पेरेंट्स आ गए तो मेरे लिए इतना ज्यादा इमोशनल सपोर्ट हो गया था कि अब तो क्या है, घर का खाना मिलने लगा मुझे। तो मैं सुबह सुबह 8 8 बजे ऑफिस पहुंच जाता था, और रात के 8 बजे निकलता था। तो मैं जहाँ की मेरे, अच्छा, और मैंने जहां भी काम किया है ना, मेरे बॉसेस ने मुझसे ज्यादा छुट्टी ली है, कि उनको लगा है कि पीछे नीलांजन है, संभाल लेगा। सो एनीवे, तो यहाँ लगभग 1.5 साल अच्छा काम करने के बाद, 1 साल के बाद ही मेरे को ऐसा लगा था कि इन लोग मुझे रेगुलराइज कर देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मल्टीनेशनल कंपनी होने की वजह से जी जी। रेगुलराइज नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, इन्होंने, आप मानेंगे नहीं, इन्होंने मेरी सैलरी 3 गुना कर दी, वाह। 3 टाइम्स। दैट्स अ बिग तो डील। तो तो 2005 में मेरी सैलरी, इरशाद जी, उस वक्त मेरी सैलरी 21,000 हो चुकी थी। और उस 2005 में लोग फुल टाइम एमबीए करने के बाद भी लोगों की सैलरी 21,000 नहीं थी। नहीं निकले। इट वॉज अ करेक्ट। फैक्ट। करेक्ट। और तो मैं काम करता चला गया, और क्योंकि अच्छी कंपनी थी, और मैन पावर करके एक ग्रुप का नाम सुना होगा, जी जो जी जी। मल्टीनेशनल थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग कंपनी करेक्ट। है, उसके रोल पे डाला था मुझे। तो मेरा बाकायदा पीएफ ईएफ सब कुछ ठीक से कटता था, लेकिन वो मन में वो आस रहती थी यार, कि मेरे पास कंपनी का वो नहीं था, करेक्ट। व्हाट यू करेक्ट। कॉल आईडी कार्ड। जी जी जी। तो एब्सोल्युटली। दूसरे लोगों को देखता था, लगता था मैं एचआर में हूँ, मेरे पास खुद ही आईडी कार्ड नहीं है, कंपनी का थोड़ा ठेस पहुंचती थी। एनीवे, 1.5 साल बाद मुझे एक मौका मिला। मुझे ये, अच्छा, यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रिलेशनशिप। सो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक मैडम थी, हर्षा मेनन। सो ओके। मैडम ने ट्रांजिशन किया सीएमसी लिमिटेड में। सो ओके। सीएमसी वाज अर्लियर अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, या कंप्यूटर मेंटेनेंस कॉर्पोरेशन। जी 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 जी। और 2005 में तक ये कंपनी ये हो गई थी, प्राइवेट हो गई थी, और इसको टीसीएस ने एक्वायर कर लिया था। करेक्ट। तो मैडम ने वहां मूव किया, और सब्सिक्वेंटली एक दिन मुझे मैडम का फोन आया कि
कुछ लाइफ में अच्छा करना है और एचआर में ग्रो करना है तो इंटरेस्टेड हो तो कल इंटरव्यू के लिए आ जाओ। तो मैं इंटरव्यू के लिए पहुंच गया। तो वहां मैंने इंटरव्यू के लिए पहुंचा तो मैंने देखा कि सबने वहां बड़े खुले दिल से मेरा स्वागत किया। मैंने जो जो मुझे पूछा, 1-2 साल के एक्सपीरियंस में जितना नॉलेज मुझे था टैलेंट एक्विजिशन का और बाकी चीजों का, बहुत ही कम लोगों को उतना नॉलेज हम्म। होगा। हम्म। और सैलरी के लिए मैं बहुत ज्यादा फैसिनेटेड नहीं था, मुझे था कि एक रेगुलर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट मुझे मिल जी जाए। जी जी तो अब यहाँ मुझे टाटा ग्रुप में रेगुलर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट मिल चुका था। जी। सैलरी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं थी, बहुत ही माइनर से डिफरेंस में मैंने ज्वाइन कर लिया। बट काम अच्छा था वहाँ पर। हाँ, काम अच्छा था, प्लस रेगुलर था, फुल टाइम जी था, मतलब आई जी वाज नो जी। लॉन्गर वर्किंग फॉर थर्ड आउटसोर्सिंग पार्टी ऐसे, करेक्ट। थर्ड पार्टी। तो ये सो ऑन रोल थी पोजीशन आपकी। ये पोजीशन ऑन रोल थी। करेक्ट। अब मेरे लाइफ का एकदम एक होता है ना 360 डिग्री शॉकर जी ऑफ माई जी। लाइफ। अब शॉकर कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपनी करियर की शुरुआत में ही मल्टीनेशनल कंपनी देख ली। मैंने करेक्ट अपनी करियर की शुरुआत में ही 16 लाख, 20 लाख, 40 लाख, पचास करेक्ट लाख की सैलरी देख ली। करेक्ट। और वो भी कब देखी मैंने, आज से 20 साल पहले। आप सोच जी सकते हैं कि आज जी। की 1.5 करोड़, 2 करोड़ की इक्विवेलेंट सैलरी मैंने हाँ, देखी। दैट्स अ बिग डील, हाँ, करेक्ट। वर्क लाइफ बैलेंस मैंने देख लिया कि 5 डेज वर्किंग। करेक्ट मैंने ऐसा करेक्ट एटमॉस्फेयर देख लिया जहाँ की ऑफिस में ही जिम था, ठीक है, और ऑफिस में ही आपका कैंटीन फैसिलिटी, सारी अच्छी अच्छी करेक्ट। फैसिलिटी। अब यहाँ मैं वहां से ट्रांजिशन हो गया ऑल ऑफ अ सडन एक पब्लिक सेक्टर लाइफ कल्चर। ऑल्दो कंपनी प्राइवेटाइज हो चुकी जी थी, लोग तो जी। नहीं बदले थे। करेक्ट करेक्ट। कंपनी बनती किससे है? लोगों से बनती है कंपनी। राइट राइट। और वो हाँ फिर एक एमएनसी का कल्चर और हाँ। बाकी कल्चर, आई यस, थिंक देयर इज ए स्टार्क डिफरेंस बिटवीन द टू। स्टार्क डिफरेंस। तो यहाँ जब मैं आया तो माय गुडनेस, मुझे तो एकदम शॉकर ऑफ लाइफ लगा। और इन्होंने सबसे पहले मुझे दिया कॉन्ट्रैक्ट वर्कफोर्स मैनेजमेंट। अच्छा। तो मैं बोला, लोग कॉन्ट्रैक्ट में भी होते हैं क्या? मतलब अच्छा, हाँ। ऐसा भी हो सकता है क्या? तो बोले हाँ, होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। और आप मानेंगे नहीं, लोग नॉट वी वर हायरिंग पीपल ऑन डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट विद सीएमसी एट अ हम्म। सैलरी ऑफ 7,000, 8,000। मैंने वाओ। कहा इतने कम सैलरी में फर्स्ट डिवीजन में लोग कहाँ से करेक्ट मिल जाएंगे? करेक्ट। लेकिन एनीवे हम करते थे वो। अच्छा, तो तब मुझे पता चला कि टीयर 2, टीयर 3 इंस्टीट्यूट के भी ऐसे बच्चे होते हैं जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, हम्म। परसेंटेज भी अच्छा लाते हैं और ज्वाइन जी भी जी। कर जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। करेक्ट। तो इनिशियली मैंने इसमें काम किया, ठीक है। मुझे एक्चुअली ये रोल तब मिला था जब एक लेडी मैटरनिटी लीव के लिए प्रोसीड किया था, तब मुझे जी ये जी। मिला था। करेक्ट। सो द एंटायर प्रोसेस वाज इन शैम्बल्स, तो मैंने बहुत जी अच्छा जी। काम किया। मैंने सारे सिस्टम, पॉलिसीज, एसओपीज सारे डिफाइन किए। उसके बाद मैडम जैसे ही वापस आई तो मुझे टैलेंट एक्विजिशन का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। आई बिकेम द at a very young age of 24 years, I became हम्म। the regional head of talent acquisition for 10 states of India. वाओ। So, the Northern India के 10 states का मैं रिक्रूटमेंट हेड बना। और इसमें मैंने लगभग 2.5 साल के अंदर 450 से ज्यादा लोग मैंने रिक्रूट किए। और उस 450 से भी सबसे बड़ा मेजर इम्पैक्ट जो मेरा कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि 350 से ज्यादा लोग मैंने Naukri.com के थ्रू हायर किए। एज ए रिजल्ट ऑफ विच कंपनी का मैंने बहुत पैसा बचाया, जी जी रेवेन्यू। जी। और एक और चीज जो मैंने धीरे धीरे रियलाइज किया कि क्योंकि मैं आपका एमवे और इंश्योरेंस में मेरी प्रेजेंटेशन स्किल इंप्रूव हो गई जी थी, जी जी। तो मैंने फिर धीरे धीरे अपने आप को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में मूव किया। सो करेक्ट। टाटा ग्रुप में एक आपका कॉन्सेप्ट है TBEM, टाटा बिजनेस एक्सीलेंसी मॉडल एंड टाटा कोड हम्म। ऑफ कंडक्ट। जी। और इसमें हमारी जो रीजन था बहुत पुअर कर रहा था। तो मैंने इसकी भागदौड़ अपने हाथों में ली और मैंने पूरे इंडिया के 10 स्टेट्स में घूम घूम के टाटा कोड ऑफ कंडक्ट, टाटा बिजनेस एक्सीलेंसी मॉडल्स की ट्रेनिंग डिलीवरी की विद एवरेज स्कोर ऑफ 4.5 ऑन स्केल ऑफ 5। सारे ट्रेनिंग में एवरेज फीडबैक मेरा ये रहा। सो हम्म। एक ट्रेनिंग का भी एक लहर दौड़ पड़ा। जी जी। 2.5 साल इसको कम करने के बाद मेरा प्रमोशन के साथ ट्रांसफर हो गया कॉर्पोरेट ऑफिस में। तो वेरी ये रीजनल ऑफिस में भी दिल्ली में था, कॉर्पोरेट ऑफिस भी दिल्ली में था। जी। इसका और जब मतलब मैं, हाँ, आपकी जब जॉब लगी, नॉट ओनली कि आपकी जो जॉब थी उसमें आपने हार्डवर्क कंटिन्यू किया और जितने एफर्ट जी डाल सकते थे वो डाला, उसके जी साथ साथ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके और ज्यादा काम जी किया, एंड दैट ऑल हैव जी, कंट्रीब्यूटेड टू द प्रमोशन। बिकॉज राइट, व्हाट पीपल थिंक इज कि नहीं, मुझे जो काम दिया है उसको मैंने कर जी, दिया और मेरी प्रमोशन होनी चाहिए, बट रियलिटी राइट, में ऐसा नहीं होता। पीपल विल हैव टू राइट, रियली गो एंड पुट लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स टू गेट द प्रमोशंस एंड सीनियर राइट, पोजीशंस। या। राइट। तो मेरा प्रमोशन भी हुआ। और अच्छा, इस बीच में कंपनी ने जैसे ही मुझे देखा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ तो कंपनी ने स्पॉन्सर किया 3 इयर्स MBA प्रोग्राम। IIMT गाजियाबाद ने उस वक्त उसी साल लॉन्च किया था।
3 इंटरेस्टिंग। इयर्स एमबीए प्रोग्राम, जी। जिसमें कि हर एवरी वीकेंड हमें क्लासेस जाना या होते थे। करेक्ट। और फिर नॉट ओनली दिस, हर सेमेस्टर में 15 दिन के लिए जाना होता है हाँ। आईएमटी गाजियाबाद के मेन अच्छा कैंपस अच्छा। में। तो इंटरेस्टिंग। मैंने 3 साल का एमबीए, जनरली 2 साल का होता है, मैंने जी तीन जी साल जी। का एमबीए किया। और इसमें मैंने 32 सब्जेक्ट्स पढ़े। और मैंने एचआर और मार्केटिंग में डुअल स्पेशलाइजेशन किया। वेरी और नाइस। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कंपनी ने फुल स्कॉलरशिप दी मुझे। वेरी तो मुझे नाइस। एमबीए में एक भी पैसा अपनी जेब से नहीं देना पड़ा। वेरी गुड। और ये जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ, मैंने सीएमसी में रहते रहते ही एमफिल भी कर लिया, एमफिल इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जी जी जी। और उसके बाद कंपनी ने कहा कि तुम अब कुछ नया करो। तो उस जब नया करो मुझे कहा, तो मुझे एक चैलेंजिंग असाइनमेंट दिया कि तुम टीसीएस और सीएमसी की पॉलिसी को कंपेयर करो, जो हमारी पेरेंट कंपनी थी, और इसमें चेंजेस करो। और तो मैंने जब कॉर्पोरेट ऑफिस यानी गया तो मैंने मतलब हार्मोनाइजेशन। हाँ, ओके। हार्मोनाइजेशन जी जी। करो। पोस्ट, आप इसको कैसे कह सकते हैं, पोस्ट मर्जर एक्लोमेटाइजेशन, करेक्ट करेक्ट। कि मर्जर के बाद जो पॉलिसी में चेंजेस होते हैं। जी जी तो जी। ये अ, उस वक्त मुझे, जब मैं सोच रहा था, मुझे देखो अरे इतना बड़ा बॉदरेशन लग रहा था कि आज मैं सोचता हूँ कि इट वाज फेदर इन माय कैप। करेक्ट। सो ये बड़े यंग एज में मुझे मिला। मैंने 7 नई जी जी। पॉलिसी बनाई। मैंने बेनिफिट्स फॉर यू का एक डॉक्यूमेंट बनाया वहाँ, जिसको मैंने वहाँ सीएफओ और हेड एचआर से अप्रूव करवाया। और 7-8 नई पॉलिसी चेंज हो गई मेरे इंटरवेंशन के बाद। तो एनीवे, ये अपना सक्सेसफुल 3 साल का ये, इसके बाद मैंने फिर ज्वाइन किया क्लिनी आरएक्स, विच वाज अ जी क्लिनिकल जी रिसर्च कंपनी। अच्छा, यहाँ मैं एक और बात बताऊं इरशाद जी, कि क्या हुआ जब मैंने इतना अच्छा काम किया। जी जी। सो सीएमसी में मेरे जो हेड एचआर थे, हम्म। उन्होंने ट्रांजिशन लिया और उन्होंने क्लिनी आरएक्स ज्वाइन किया। हाँ। और वो जैसे मिलीमीटर एक दिन सेंटीमीटर हो जाता है राइट राइट राइट। 3 इडियट्स में। तो मुझको भी एक फोन आया कि अगर कुछ लाइफ में अच्छा करना है तो मेरे पास आ जाओ। तो मुझे मिलीमीटर को फोन गया, तो मिलीमीटर वहां चला गया, मिलीमीटर वहां जाके सेंटीमीटर बन गया। तो देखिए, मुझे सबको कहा कि अच्छे लोग चाहिए, मतलब हाँ, इफ पीपल सी कि हाँ इस पर्सन के अंदर कुछ गुण है, क्वालिटीज जी हैं, जी एंड द पर्सन इज रियली हार्ड वर्किंग, गिव हंड्रेड जी परसेंट तो जी, एवरीबडी लव्स टू बी एसोसिएटेड विद सच पीपल। राइट। तो मैंने उसके बाद करेक्ट। क्लिनिकल रिसर्च कंपनी ज्वाइन की। जी। अब यहाँ आई वाज इट वाज अ क्लिनिकल रिसर्च कंपनी, सो हियर आई वाज सराउंडेड विद ऑल डॉक्टर्स। यप। तो अच्छा, आई जब एग्री। मैं यहाँ ज्वाइन कर रहा था, मेरे को कई लोगों ने समझाया, यार डॉक्टर्स आर नॉट वेरी गुड पीपल हम्म टू डील विथ। हम्म। बड़े ही एग्रेसिव होते हैं, बहुत ही ये होते हैं, मतलब मुफट होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, इमोशन तो होता नहीं है, हार्टलेस होते हैं, न जाने क्या क्या लोगों ने कहा। हम्म। लेकिन मैंने इसका बिल्कुल अपोजिट पाया। मैंने देखा कि ओके। नहीं, दे आर ऑल्सो मतलब पीपल, दे ऑल्सो यू नो लाइक टू स्माइल, दे ऑल्सो लाइक टू मिंगल विद पीपल। सो यहाँ अगेन इट वाज अ मल्टीनेशनल कल्चर, क्योंकि हेड ऑफिस हमारा गुड़गांव में था और 2 सब्सिडरी कंपनी थी, एक यूके में एक यूएस में। तो यहाँ मुझे एक्सपोजर मिला इंटरनेशनल लेबर लॉ, जी। इंटरनेशनल एचआर प्रैक्टिसेस, और साथ में सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम्म। यहाँ हम क्या करते थे कि हम डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए जाके कैंप्स करते थे, मेडिकल जी। कैंप्स भी करते थे, अलॉन्ग विथ फेज 2 टू फेज 4 ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। तो हम लोग अलग अलग मेडिसिन पे क्लिनिकल ट्रायल्स करते थे। तो ऑन्कोलॉजी ट्रायल्स, अलग अलग ड्रग राइट डिस्कवरी राइट। ट्रायल्स हम करते थे। और यहाँ मुझे यूके यूएस के लोगों को कैसे हायर करते हैं, डिफरेंट टाइम जोन्स पे कैसे हायर करते हैं, वो हम्म। सारी चीजें मिली। कल्चरल सेंसिटिविटी मुझे समझ में आई। मुझे ये भी समझ में आया कि किस तरह से ईस्ट में लोग अपने एनिमल का भी तबीयत खराब हो जाता है तो छुट्टी ले लेते हैं। उनकी प्रायोरिटीज बिल्कुल अलग है लाइफ में, करेक्ट करेक्ट मतलब। करेक्ट। तो ये सारी मैंने क्रॉस कल्चरल सेंसिटिविटी मुझे जी समझ में आई। जी जी। और ये यहाँ फिर काम करने के बाद, और बहुत ही अच्छा अच्छा, एक और पॉजिटिव चीज क्या हुई थी मेरे साथ सीएमसी में, कि सीएमसी, क्योंकि मेरा कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड था, तो जी। सीएमसी में हमारे 4 वर्टिकल होते थे। एक था करेक्ट। सॉफ्टवेयर, एक था हार्डवेयर नेटवर्किंग, जी एक था जी। आईटी इनेबल सर्विसेज, जो हम्म। आपके आधार कार्ड, डाटा ठीक। कार्ड, पैन करेक्ट। कार्ड जैसे प्रोजेक्ट्स होते थे उनके पास। जी जी। और एक था आईटी एजुकेशन, सीएमसी के एजुकेशन सेंटर्स भी होते थे। राइट राइट तो राइट। क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो बैकग्राउंड था, उस वजह से मेरी जो सक्सेस रेट था ऑफ आइडेंटिफाइंग कैंडिडेट वाज एज गुड एज 98%। तो वाह। इसका मतलब ये है कि 98% ऑफ लोग जो मैं हायर करता था, वो 6 महीने में कंफर्म हो जाते थे, या उनका परफॉर्मेंस आफ्टर फर्स्ट करेक्ट। साइकिल मीट्स एक्सपेक्टेशन आता था। और फाइनली अब मैं ये रिलैक्सो में हूँ, पिछले 13 ईयर्स से आई एम देयर विथ रिलैक्सो। और रिलैक्सो में ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। करेक्ट। और नहीं, वो इस सबको मैन मेरे ख्याल से हाँ, इंडिया में तो सबको पता है, बट मे बी
Right. global audience may not aware about it. Yeah, Yes, please go yes. ahead. So yeah, so Relaxo is India's second largest footwear manufacturing company and Yeah, largest in terms of manufacturing capability. So yeah. इंडिया में बाटा के बाद हम नंबर 2 हैं और Mm, 3,000 करोड़ का हमारा टर्नओवर है रिलैक्सो wow, का और that's huge. विथ 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड मोर देन 20,000 एम्प्लॉइज आर वर्किंग विद अस. सो यहाँ तो आने के बाद मुझे ऑलमोस्ट ऑल गैमेट्स ऑफ एचआर एक्टिविटी में मुझे मैंने काम किया और अब धीरे धीरे देखते देखते 13 साल हो गए मुझे और नेम फेम रिकॉग्निशन सब कुछ इस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे दिया और दिस इज अबाउट माय जर्नी. और यहीं रहते रहते मैंने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम किया है लखनऊ का. मैंने एलएलबी पूरा किया, डिप्लोमा इन लेबर लॉ पूरा किया. सो मैं कंटिन्यूअस एजुकेशन में रहा, मतलब मैं आई केप्ट माय एजुकेशनल परस्यूट अलाइव. जी, और जी. मैंने 100 से ज्यादा गेस्ट लेक्चर्स किए, 50 से ज्यादा पैनल डिस्कशन में मैंने Wow. पार्टिसिपेट किया. लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंपनी कंट्री मैंने घूमा. 18 स्टेट्स 4 यूनियन टेरिटरीज में मैं अब तक ट्रैवल कर चुका हूँ वहां रहते रहते. सो ये सारी चीजें, अच्छी चीजें हुई इस ऑर्गेनाइजेशन में. जो मुझे बड़ा क्लियरली समझ में आया आपकी पूरी इस लाइफ जर्नी में, पहला तो आई मस्ट हेड्स ऑफ टू ऑल द हार्ड वर्क एंड द ग्रेट एफर्ट्स दैट यू हैव पुट इन थ्रू आउट योर करियर. जो सबसे पहली चीज समझ में आई कि जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि आप अपने पैशन को ढूंढते रहिए और जी मेहनत करते रहिए, गिव अप मत जी कीजिए. जी. सेकंड, वट एवर यू लर्न इन योर लाइफ, राइट. वो सूनर और लेटर कहीं ना कहीं काम आएगा ही आएगा. बिल्कुल. यस. है ना. तीसरा, जी जब आप काम करते हैं तो पूरी जी शिद्दत के साथ, जी हार्डवर्क के साथ, सिंसेरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ उसको काम कीजिए, ना कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए. और जी उसका जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट जैसे आपके एक्सपीरियंस से बड़ा क्लियरली एविडेंट हुआ कि आपके जो मैनेजर्स थे वो कहीं और गए, उन्होंने आपको कॉल किया. क्यों? क्योंकि दे न्यू कि निरंजन इज अ पर्सन हु इज रियली कंसर्न्ड अबाउट द वर्क, हु इज राइट. कंसर्न्ड अबाउट चेंजिंग the philosophy of the people and as well as the firm by producing the result by and not doing anything else. एंड लास्ट चीज जो अभी आपने बोली वो है कि अपना जो लर्निंग है वो लर्निंग हमेशा कंटिन्यू रखें. नो राइट. मैटर पर्सन अभी फ्रेशर है या कोई सीईओ बन गया है या कोई जनरल मैनेजर है, जी वाइस प्रेसिडेंट है, द जी. लर्निंग मस्ट बी कंटिन्यूड. राइट. थैंक यू. आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें तो प्लीज. नहीं अगर नहीं मैं जी, बिल्कुल बिल्कुल. ये चीज एक्चुअली मैं समझ गया था कि लर्निंग शुड नेवर स्टॉप. या और इसका मैं बेनिफिट समझ चुका था एक्चुअली, और इसीलिए मैं कंटिन्यूअस पढ़ते गया. जी, सो अच्छा, और मैंने आपको एक बात बताया था ना कि फादर ने एक बार बोला था आई एम फेड अप विथ यू, करेक्ट. जब मेरा ये स्कोर अच्छा नहीं आया था फिजिक्स में. जी, जी. उसके बाद एक एक वो होता है ना कि एक लाइफ मोमेंट तब आया जब आई हाँ, थिंक आई वो इम्पोर्टेंट जस्ट, है. हाँ, कि 2007 में क्या हुआ कि मेरे फादर का उन्होंने ग्रेटर नोएडा में एक प्लॉट के लिए एप्लीकेशन दिया था. ओके, तो लकीली आज तक मेरे फादर ने कभी हाउसी की टिकट भी नहीं जीती थी. कभी ओके. नहीं जीती. हाउसी हाँ, खेलते हाँ. थे, जी, तंबोला जी. खेलते थे, नहीं हाँ, जीती. हाँ. उनका उसमें नाम आ गया. और वेरी उनका गुड. उनमें नाम आ गया. उनको इमीडिएटली 3 लाख की जरूरत थी. मैं 2007 की बात बता रहा हूँ. सो जैसे उन्होंने बोला कि मुझे जरूरत है, पापा सोच रहे थे कि मैं कहाँ से लोन लूं, क्या कर लूं. हम्म, हम्म. 2007 में 3 लाख वो बिग अमाउंट, या 15 के बराबर, क्योंकि आज से 17-18 साल पहले की बात हो रही है. तो मेरे को उन्होंने सुबह बोला, शाम को मैंने 3 लाख का चेक उनको दे दिया डिमांड ड्राफ्ट बना के. तो बोले तेरे पास कहाँ से आ गए? तो मैंने, पापा 3 साल हो गए नौकरी करते करते, इतना तो बचा ही लिया मैंने. तो अच्छा, मैंने सेविंग और ये भी करता रहा साथ में. सो तो उस दिन मैं, फादर ने बोला आई एम प्राउड ऑफ यू. तो वो जो 2000 का जो नीलांजन और 2007 के नीलांजन में काफी चेंज आ चुका. अच्छा, अब मैं अच्छा. आपके पास आता हूँ कि वो भी नहीं, नहीं, पहले वो भी बताइए. आपका जो वो एस्ट्रोलॉजर था उसने कुछ बोला था आपको स्कूल हाँ टाइम में, हाँ वो प्लीज जरूर बताइए. ठीक है. ये था कि जब ये 2000 में जब मेरा सप्लीमेंट्री आया था, तो मेरे बड़े जी. पापा ने आउट ऑफ, मेरे चाचा जी जो थे, हम्म, आउट ऑफ यू नो शेयर हेल्प मुझको लेके गए एक एस्ट्रोलॉजर के पास. तो करेक्ट. उन्होंने कहा कि तुम तो शायद मीन राशि के लड़के हो, तो मीन इज हम्म. माई, ये पाइसेस जी, इज जी, माई जी. सनशाइन. सो उन्होंने बस मेरे मुझे देख के बता दिया. हम्म. ना मेरा हाथ देखा उन्होंने, ना मेरा डेट ऑफ बर्थ, नाम कुछ नहीं जी, जी, पूछा था. जी, जी. और उन्होंने ये भी बता दिया जस्ट शक्ल देखी कि हो सकता है तुम 2-3 सब्जेक्ट्स में फेल हो गए हो. तो मतलब 2-3 में नहीं सर, बस एक ही में. तो फिर उन्होंने बोला कि इस लड़के के ऊपर बहुत ज्यादा पैसे खर्च मत कीजिएगा पढ़ाई लिखाई में, कि वेस्ट हो हम्म, जाएंगे. हम्म. तो
मेरे को ये सुन के बड़ा बुरा लगा था, और मैंने उस दिन करेक्ट। अंदर ही अंदर मन में कसम खाई थी कि मैं कुछ बन के दिखाऊं। हम्म। और लकीली 2010 में, 10 साल बाद, जी। मैं अपने कजिन ब्रदर के मैरिज में जब गया, तो जी। मैं आउट ऑफ ऑल नो वेयर, मतलब दिस पर्सन लैंडेड इन फ्रंट ऑफ मी। और उन्होंने, ही वाज काइंड ऑफ अ फैमिली एस्ट्रोलॉजर। करेक्ट। तो उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन ऐसे पूछा, और बताओ बेटा क्या कर रहे हो आजकल। तो हम्म। अब मैं क्लिनी आरएक्स में था उस वक्त, तो क्लिनी करेक्ट। आरएक्स क्योंकि क्लिनिकल रिसर्च कंपनी थी, सो हम्म। वहाँ डॉक्टर्स थे, और डॉक्टर्स का एक प्रैक्टिस होती है, वो करेक्ट। अपना विजिटिंग कार्ड जब बनाते हैं ना, तो उसमें एमबीबीएस, एमडी, ये सब राइट, लिखते राइट, हैं। राइट, राइट। तो उसी पैटर्न में उस कंपनी में विजिटिंग कार्ड बनते थे। करेक्ट। तो अब मेरे विजिटिंग कार्ड में उसमें सब कुछ लिखा था, एमफिल, एमबीए, पीजीडीसीए, सारे मेरे 10-12 क्वालिफिकेशन करेक्ट। उसमें लिखे हुए थे। करेक्ट। डेजिग्नेशन था, जेके ग्रुप का लोगो था। तो मैंने वो विजिटिंग कार्ड दिया। तो विजिटिंग कार्ड देखते ही बोले, देखिए मैंने तो बोल ही दिया था कि बंदा जिंदगी में जरूर कुछ करेगा। और वो मतलब मुझे, जो पर्सन बोल रहा था कि पैसे वेस्ट मत कीजिए, हाँ, नाउ ही हैज चेंज हिज वर्ड कि हाँ, कुछ करेगा। हाँ, कुछ जिंदगी में जरूर कुछ करेगा। और मैं दैट्स फिर हैरान हो गया, और मैं सोच में पड़ गया कि आपकी वजह से तो मैंने इतनी मेहनत कर दी कि इट। अगर उसने नहीं बोला होता, हो सकता मुझे जी। मन में उतनी टीस नहीं लगी होती। हाँ, करेक्ट, करेक्ट। एनीवे, चलिए, जो भी होता है अच्छे के लिए चलिए, होता नहीं, है। बट दिस इज गुड। तो इसका मतलब ये भी है कि मतलब लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट आते हैं जो कि जी, आपको बिल्कुल शेकन कर देते हैं, आपको हिला देते हैं, एंड दोज परहैप्स बिकम्स द लाइफ चेंजिंग मोमेंट। राइट, उस राइट, पॉइंट पे बंदा ठान लेता है कि ठीक है, अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा। राइट, राइट। ऑन द अदर हैंड, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु ऑल्सो ब्लाइंडली बिलीव कि हाँ चलिए इन्होंने बोल दिया है, अब तो मैं कुछ कर राइट, नहीं पाऊंगा, तो हेंस आई राइट, हैव गिवन अप फॉर माय लाइफ, राइट, और अब तो राइट, नॉर्मली मैं कर सकता हूँ। तो राइट, बट राइट, बट यू हैव एक्चुअली प्रूव्ड कि राइट। अगर इस तरह का कोई आदमी बोलता भी है, और अगर जी, पर्सन उसको सीरियसली होके हार्डवर्क करके जी, पैशनेटली करे, तो वो जी, बिल्कुल डिफरेंटली उसका रिजल्ट आ सकता आ है। सकता है। थैंक यू। जी, नहीं, जी। थैंक यू सो मच।